आज हम अपने कोर सब्जेक्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। एंड इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारे इंटरव्यू से भी रिलेटेड एंड जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों से रिलेटेड। तो इसमें हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसके कि कुछ फेजेस होते हैं। जैसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, द सेकंड फेज इज सिस्टम डिज़ाइन, थर्ड फेज इज इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ फेज इज टेस्टिंग एंड फिफ्थ फेज इज डिप्लॉयमेंट, सिक्स्थ फेज इज मेंटेनेंस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि हम गैदर करते हैं और डॉक्यूमेंट्स व्हाट क्लाइंट वांट्स, कि अब क्लाइंट को क्या चाहिए। सपोज आप मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पहला काम क्या होगा, पहला फेज क्या होगा कि आप मुझसे सभी रिक्वायरमेंट्स लें, राइट। ऐसा नहीं कि आपने सीधा सुना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है, आप पैसा बताओ, बनना स्टार्ट हो गया, नहीं। आपका पहला फेज होना चाहिए रिक्वायरमेंट प्रॉपर एनालिसिस करना। देन आपका जो फेज होना चाहिए वो होना चाहिए सिस्टम डिज़ाइन का, जिसमें क्या आप आर्किटेक्चर बनाओगे, डेटाबेस डिज़ाइनिंग करोगे, टेक स्टैक सोचोगे क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज़ें। जिसमें कि आउटपुट जो होता है वो क्या आता है, मीन्स की जो हमारा जो एंड रिजल्ट होता है इसका क्या होता है। हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं, लो लेवल डिज़ाइन बनाते हैं। एंड जो फर्स्ट वाला स्टेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसका आउट पॉइंट क्या होता है, SRS मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसे कुछ ऐसे बहुत बड़ी चीज़ मत समझना, ये काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट आप मान सकते हो जिसमें कि रिक्वायरमेंट लिखी होती है क्लाइंट की पूरी। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, अगर क्लाइंट हमारा इतना नॉन नहीं है, वो हमें हिंदी में भी लिख कर दे सकता है 50 पेजों का रिक्वायरमेंट। अगर वो बहुत अच्छा नॉलेजेबल है तो वो इंग्लिश में भी लिख के दे सकता है, अगर और अच्छा है तो वो आर्किटेक्चरल वे में भी लिख के दे सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट कि वो किस तरीके से हमें SRS प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन आता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन। हम जब आर्किटेक्चर वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, बना लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, देन हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। जिसका आउट रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट सोर्स कोड और एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल्स। देन हम कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया क्या वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं, उसमें कुछ टेस्ट रिपोर्ट हुए हैं क्या, क्या कोई बग रिपोर्ट हुआ है क्या। देन जो हमारा फेज होता है वो होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में जो हमारा प्रोडक्ट बन गया, जो हमारा प्रोजेक्ट बन गया, उसे हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। अब वो एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, वो हमने पढ़ा था पिछली बार जब हमने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा था, तो हमने देखा था किस तरीके से किसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया जाता है क्लाउड पे। तो मे बी वो क्लाउड पे हम डिप्लॉय कर रहे हो, मे बी हम ऑन प्रेमाइसेस डिप्लॉय कर रहे हो। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझने हैं तो आप पुरानी वीडियो जाके देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग की, पूरी 20-25 मिनट में पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग को ख़त्म किया है मैंने। देन इसका जो रिजल्ट होता है, आउटपुट, वो होता है लाइव सिस्टम और यूज़र मैनुअल। मीन्स क्या, जब हम डिप्लॉय कर देते हैं तो हमें एक URL मिलता है या लाइव हमारा सॉफ्टवेयर मिलता है रेडी होके, ठीक है। देन अब वो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस तो आपको पता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी टेक प्रोडक्ट के लिए लाइफ टाइम चलते रहना चाहिए, जिसमें कि बग्स जब यूज़ करते हैं तो आते रहते हैं, अपडेट्स आते हैं, एनहांसमेंट आती है, और जिसको रिजल्ट में क्या कहते हैं, पैचेस। आपने सुना होगा ना, पैच आया हुआ है एक या न्यू वर्जन आया हुआ है, तो वो यही होता है, मेंटेनेंस का रिजल्ट होता है। एंड अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल क्या होता है। एंड इसका जो मीन्स है मॉडल एंड रिक्वायर ईच फेज टू कंप्लीट बिफोर द नेक्स्ट फेज, ठीक है। किसको कहते हैं लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, तो वो होता है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ये एक सबसे पुराना और सबसे सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मॉडल है। एक फेज पूरा हो जाता है तभी हम नेक्स्ट फेज को शुरू करते हैं। जैसे कि वाटरफॉल, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, वापस नहीं जाता। नो आइटरेशन नो गोइंग बैक, जो बन गया सो बन गया। यहाँ पे तरीका क्या होगा, रिक्वायरमेंट ली जाएगी, डिज़ाइन किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और मेंटेनेंस किया जाएगा। इसमें अगर हम एक स्टेप बैक जाना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये होता है बेनिफिट। इसका क्या होता है कि ये काफ़ी ईजिली बन पाता है, और वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट जहाँ पे होती है उसको हम काफ़ी अच्छे से इसे बना सकते हैं। एंड कहाँ पे फिट नहीं होता, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत रैपिडली चेंज होती रहती हैं, तो ये वहाँ पे सूट नहीं करता। एडवांटेज हमने देखा, सिंपल,
वेल डॉक्यूमेंटेड, इजी टू मैनेज एंड क्लियर माइलस्टोन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ वाटरफॉल मॉडल अच्छे से अचीव हो पाता है। बट जहाँ पे डिसएडवांटेज कहाँ, जहाँ इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेट टेस्टिंग होती है, कॉस्टली टू फिक्स एरर फाउंड लेट एंड कस्टमर सी प्रोडक्ट ओनली एट द एंड। तो आप समझ पा रहे हो कि जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो ही वो कस्टमर अपना प्रोडक्ट देख सकता है। सपोज कस्टमर को कुछ प्रोटोटाइप वगैरह देखना है प्रोडक्ट का, वो नहीं देख सकता। देन हमारे पास होता है व्हाट इज स्पाइरल मॉडल एंड व्हाट डज ईच लूप इन द स्पाइरल मॉडल रिप्रेजेंट। तो अब हमें ये देखना है स्पाइरल मॉडल क्या होता है। ये होता है कंबाइंड वाटरफॉल मॉडल प्लस आइटरेटिव विद रिस्क एनालिसिस एस ईच स्टेप। तो आपने देखा था वाटरफॉल जो हमारा मॉडल था उसकी इशू क्या थे, उसके ड्रॉबैक क्या थे कि उसमें हम आइटरेशन नहीं कर पा रहे थे और बैक नहीं आ पा रहे थे, और वहाँ पे रिस्क एनालिसिस भी हम नहीं कर रहे थे। ठीक है, बट अब जो अगर हम बात करें स्पाइरल मॉडल की, तो स्पाइरल जब भी आपके दिमाग में या कहीं भी आपको सुनने को आता है ना, तो आप रिस्क पॉइंट को याद रखा करो स्पाइरल के साथ। स्पाइरल मॉडल में रिस्क इन्वॉल्व होता है, मीन्स क्या कि रिस्क हम मैनेज कर रहे होते हैं। रिस्क इन्वॉल्व होने का मतलब है रिस्क वर्ड इन्वॉल्व होता है, रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। रिस्क तो हम रिमूव करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्लानिंग करेंगे, देन रिस्क एनालिसिस, देन इंजीनियरिंग, देन इवेल्युएशन। अब लूप्स क्या होगा, देखो फर्स्ट लूप में क्या बेसिक प्रोटोटाइप डिजाइन होगा, सेकंड में प्रोटोटाइप एनहांस होगा, थर्ड में फीचर कंप्लीट बीटा बनेगा, देन फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है, जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर मैक्सिमम यूज की जाती है, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के अंदर यूज की जाती है। वर्किंग सॉफ्टवेयर इन शॉर्ट आइटरेशंस विद कंटिन्यूअस कस्टमर कोलैबोरेशंस। मीन्स समझ रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आज के टाइम में हम डिस्कस करें तो वो कस्टमर कोलैबोरेशन के बिना कंप्लीट नहीं होता। सपोज कोई भी प्लेटफॉर्म है जिसपे जब तक हम कस्टमर के फीडबैक्स नहीं लेते ना, जब तक हम कस्टमर के फीडबैक्स नहीं लेते ना, वो प्लेटफॉर्म कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हमारे फीडबैक आते हैं तो इशू आता है, बग्स आते हैं, तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं, वो कस्टमर फेवरेबल बनता जाता है धीरे 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 धीरे। तो इसी को हम अजाइल मॉडल कहते हैं, जिसमें अब देखो आप यहाँ पे डिफरेंस देखना है, यहाँ पे वाटरफॉल में और अजाइल में अप्रोच क्या होती है, सिक्वेंशियल फेजेस होते हैं वाटरफॉल में, अजाइल में आइटरेटिव स्प्रिंट्स 2 to 4 वीक के स्प्रिंट्स में बनते हैं। रिक्वायरमेंट सारी स्टार्टिंग में पता होती है, एंड अजाइल में इवॉल्विंग वेलकम चेंजेस, मीन्स चेंज आते रहें कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर रोल ओनली एट द स्टार्ट एंड द एंड, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस कोलैबोरेशन होता है। डिलीवरी सिंगल डिलीवर्ड एट द एंड, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्प्रिंट्स में मिलते रहते हैं। अगर एक हफ्ते का काम हो गया तो वो हम देख सकते हैं क्या क्या हुआ। अजाइल मॉडल ये होता है। टेस्टिंग फेजेस आफ्टर डेवलपमेंट, बट यहाँ पे टेस्टिंग कंटिन्यूअस चलती रहती है, स्प्रिंट वाइज चलती रहती है। डॉक्यूमेंटेशन हैवी होता है इसका, बट इसका मिनिमल होता है बट सफिशिएंट होता है। टीम साइज लार्ज एंड हायरार्किकल, एंड यहाँ पे स्मॉल एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग 5 to 9 पीपल। बेस्ट फॉर फिक्स्ड रिक्वायरमेंट जहाँ पे हो, जहाँ पे कंप्लाइंसेज हो, जहाँ पे चेंजिंग रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे स्टार्टअप्स वगैरह हो। एंड रिस्क क्या होता है, डिस्कवर्ड लेट एक्सपेंसिव, समझ रहे हो आप, और यहाँ पे डिस्कवर्ड अर्ली चीप टू फेस। अजाइल फ्रेमवर्क क्या होता है, स्क्रम, जहाँ जिसको हम स्प्रिंट्स के अंदर 2 to 4 वीक में डिवाइड करना, फिर स्प्रिंट की प्लानिंग करना, फिर डेली स्टैंड अप करना मीन्स मीटिंग्स करना, वहाँ पे स्प्रिंट को रिव्यू करना, रेट्रोस्पेक्टिव वे में देखना। रोल्स क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम। कैनबन क्या होता है, विजुअल बोर्ड जिसके अंदर लाइक टू डू, इन प्रोग्रेस, डन। कैनबन ना एक व्यू होता है, आप देखना इसको। एंड कंटिन्यूअस फ्लो होता है, नो फिक्स्ड स्प्रिंट्स होता है। एंड एक्सपी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, पेयर प्रोग्रामिंग, टीडीडी एंड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। अब हम देखते हैं व्हाट इज द वी मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड व्हाट इज इट्स की करेक्टरिस्टिक्स। तो वी मॉडल जो होता है वो वाटरफॉल का एक्सटेंशन मॉडल है, जहाँ पे ईच जो डेव फेज होते हैं हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट फेज। जितनी भी डेवलपमेंट फेज है उसके साथ एक टेस्ट फेज जोड़ी जाती है। जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुई, फिर सिस्टम डिज़ाइन हुई, आर्किटेक्चर डिज़ाइन हुई, मॉड्यूल डिज़ाइन हुई, कोडिंग हुई, समझ रहे हो। तब यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग हम डालते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग डालते हैं, यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग डालते हैं, यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग डालते हैं। तो आपने देखा हर एक डेवलपमेंट फेज के साथ एक टेस्टिंग फेज डल रहा है, ये इसका बेनिफिट होता है।
Which software development life cycle model builds a working prototype first, then refine its based on customer feedback? कौन सा ऐसा SDLC मॉडल है जो पहले वर्किंग प्रोटोटाइप बनाता है, देन उसे कस्टमर फीडबैक पे रिफाइन करता है? तो प्रोटोटाइप मॉडल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसमें ना जो क्लाइंट होता है ना, उसको पहले ही प्रोटोटाइप मिल जाता है प्रोडक्ट बनने से पहले, एंड देन जो कस्टमर का फीडबैक होता है उसके बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मॉडल्स लिखे हैं: वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल, इंक्रीमेंटल, रैपिड, ये रैपिड डेवलपमेंट जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, एंड अजाइल एंड वी मॉडल। अब देखो, जैसे वाटरफॉल मॉडल है वो सिक्वेंशियल फेजेस में होता है, कोई आइट्रेशन नहीं होती। प्रोटोटाइप, जिसमें हम प्रोटोटाइप बनाते हैं पहले एंड देन क्लाइंट के फीडबैक पे रिफाइन करते हैं। स्पाइरल मैंने बताया था, रिस्क एनालिसिस। एंड इंक्रीमेंटल, डिलीवर्ड इन मॉड्यूल वन एट अ टाइम। एंड रैड मतलब रैपिड डेवलपमेंट एप्लीकेशंस। एंड अजाइल और स्क्रम मैंने बताया था, शॉर्ट स्प्रिंट्स बनेंगी, कंटिन्यूस डिलीवरी होती रहेगी। वी मॉडल बताया, टेस्टिंग फेजेस होते हैं हर डेवलपमेंट फेज में। और ये आप पढ़ लेना कि कौन सा बेस्ट कब होता है और किसका रिस्क लेवल कितना कंट्रोल होता है। अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग काफ़ी टाइप की होती है, बट टेस्टिंग के कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो जो यूनिट टेस्टिंग होती है कौन टेस्ट करता है? डेवलपर। एंड जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो कौन टेस्ट करता है? डेव और क्यूए टीम। सिस्टम टेस्टिंग भी क्यूए टीम। एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्लाइंट करता है या यूजर करता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को। व्हाट इज टेस्टेड? यूनिट टेस्टिंग में क्या टेस्ट होता है? इंडिविजुअल फंक्शन या मेथड, ठीक है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या टेस्ट होता है? मॉड्यूल वर्किंग टुगेदर। सिस्टम टेस्टिंग में कंप्लीट एंड टू एंड सिस्टम। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में सिस्टम मीट्स रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट और नॉट। समझ रहे हो ना, जो रिक्वायरमेंट बताई गई थी क्या वो मैच कर रही है या नहीं। व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वाइट बॉक्स टेस्टिंग? तो यहाँ पे हमने प्रॉपरली डिटेल में लिखा हुआ है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है उसके अंदर नो इंटरनल नॉलेज होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में फुल इंटरनल नॉलेज होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो फंक्शनल और स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग होती है, एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रक्चरल और ग्लास बॉक्स और क्लियर बॉक्स भी इसको हम बोलते हैं। नॉलेज जो होती है वो टेस्टेड हैज नो कोड बेस एक्सेस, एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर हैज फुल कोड बेस एक्सेस। फोकस क्या होता है? इनपुट आउटपुट बिहेवियर ओनली। यहाँ पे इंटरनल लॉजिक, पाथ, ब्रांचेस, एवरीथिंग। कौन इसे करता है परफॉर्म? क्यूए टेस्टर। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है? सीनियर क्यूए या डेवलपर। टेक्निक्स क्या होती है? इक्विवेलेंस, पार्टीशनिंग और ईवीए। एंड यहाँ पे वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होती है? स्टेटमेंट, ब्रांच, कवरेज। डिफेक्ट फाउंड, फंक्शनल, यूआई या रिक्वायरमेंट गैप। एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग में लॉजिकल एरर मिलते हैं, डेड कोड मिलता है, कवरेज मिलता है। बैंकिंग एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होगा? टेस्ट इफ ₹0 ट्रांसफर्ड इज रिजेक्टेड। और यहाँ पे टेस्ट ऑल इफ एल्स ब्रांचेस इन ट्रांसफर। तो ये मेजर डिफरेंस होता है ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग एंड व्हेन इट इज परफॉर्म्ड? तो देखो, रिग्रेशन मीन्स क्या होता है? रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग मीन्स कि एग्जिस्टिंग फीचर आफ्टर अ न्यू चेंज टू एंश्योर नथिंग ब्रोकन। सपोज हमारा एक यूपीआई मेथड था जिसमें एक हम फीचर लेके आए कि अब यूज़र 1000 से नीचे के पेमेंट्स को बिना यूपीआई पिन डाले कर सकता है। तो क्या ऐसा तो नहीं हो गया ना कि 10,000 के ऊपर के पेमेंट को भी बिना पिन डाले वो कर पा रहा है? अब इस चेंजेस को हम टेस्ट करते हैं हर एक फीचर के, नए फीचर के इंटीग्रेट होने के बाद। तो इसी को हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग, मतलब रीटेस्ट करना। रीटेस्ट द ओल्ड फीचर्स, कि नया फीचर आने के बाद क्या कोई ओल्ड फीचर तो नहीं खराब हुआ ना, इस चीज़ को हम टेस्ट करने को रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ और टाइप के टेस्टिंग भी यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, जैसे स्मोक टेस्टिंग, सैनिटरी टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। तो आपको ये सब पूरा पढ़ के जाना है क्या होता है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। जो स्मोक टेस्टिंग होती है वो क्विक बेसिक चेक आफ्टर न्यू बिल्ड, जो भी नया बिल्ड बनता है उसके बाद चेक करने का, कि जैसे आप देख सकते हो क्या ऐप लॉगिन वर्क आफ्टर डिप्लॉयमेंट और नॉट। सैनिटी टेस्टिंग मीन्स चेक स्पेसिफिक बग या फीचर वर्क और नॉट। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में सिस्टम बिहेवियर अंडर लोड में कैसा काम कर रहा है। फाइंड ब्रेकिंग पॉइंट अंडर एक्सट्रीम लोड, इसे कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट।
सिक्योरिटी टेस्ट क्या होता है? वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना, वीकनेसेस को फाइंड करना एप्लीकेशन के अंदर। यूजेबिलिटी टेस्ट क्या होती है? इवेल्युएट यूजर एक्सपीरियंस एंड ईज ऑफ यूज। एंड अल्फा टेस्टिंग क्या होती है? इंटरनल टेस्टिंग बिफोर प्रोडक्ट रिलीज। बीटा टेस्टिंग क्या होती है? लिमिटेड एक्सटर्नल यूजर टेस्टिंग बिफोर लॉन्च। जैसे हमने 500 नए यूजर को अपना यूपीआई फीचर टेस्ट करने को दे दिया, इसे हम कहते हैं बीटा टेस्टिंग। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? तो वेरिफिकेशन क्या होता है? बिल्डिंग इट राइट, समझ रहे हो आप, एक शॉर्ट टर्म में। एंड वैलिडेशन क्या होता है? बिल्डिंग द राइट थिंग्स। तो ये आप समझ पाए होगे, बहुत शॉर्ट डिफरेंस में मैंने पूरा समझाने का ट्राई किया है। वेरिफिकेशन क्या है? अब देखो, स्टैटिक विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, कोड रिव्यू, वॉक थ्रूज, इंस्पेक्शन, check does code match design, does design match SRS, एंड डन क्या होता है? ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेजेस, किस टाइम पे किया जाता है। एंड वैलिडेशन क्या होता है? आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। सिस्टम टेस्टिंग एक्टिविटी क्या क्या होती है? यूएटी, बीटा टेस्टिंग। और चेक क्या करते हैं? डज सिस्टम मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन और नॉट। कब करते हैं? आफ्टर डेवलपमेंट ऑन एक्चुअल रनिंग सिस्टम। What is test driven development? Write test first, then write code to make those tests pass. तो समझे आप, पहले हम टेस्ट फाइल लिखते हैं, देन हम कोड लिखते हैं कि उस टेस्ट फाइल को पास करवाना है। What is the purpose of test cases and what are its essential component? अब देखो, टेस्ट केसेस का क्या यूज केस है, वो तो आपको भी पता होगा कि हमारा कोई भी कोड या कोई भी कंडीशन, सपोज एक छोटा सा भी हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन इन द सेंस हमने कोई एक प्रोग्राम लिखा, अब उसके ऊपर हम टेस्ट केसेस लिखेंगे। सपोज मैंने बोला है कि कोई यूपीआई का फंक्शन है जो 2,000 रुपये सेंड करेगा, ओनली 2,000 रुपये एक क्लिक पे, तो क्या वो 1,500 तो नहीं सेंड कर दे रहा? क्या वो 2,500 तो नहीं सेंड कर दे रहा? क्या वो सेंड करने से पहले बैंक बैलेंस चेक कर रहा है? क्या वो सेंड करने से पहले आपका ऑथेंटिकेशन देख रहा है? क्या वो सेंड करने से पहले आपका टोकन मैच कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब एक तरीके का टेस्ट केस है, टेस्ट कंडीशंस है। तो इन सबको हम ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस को एक साथ लिखते हैं टेस्ट फाइल में और टेस्ट करवाते हैं पूरे फंक्शन को। तो इसी के लिए जब से हमारा सिस्टम परफेक्टली वर्क करे, हम टेस्ट केसेस चेक करते हैं। अब देख सकते हो आप, जैसे इसमें एसेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे इनपुट हो गया, एक्सपेक्टेड आउटपुट हो गया, पास फेल क्राइटेरिया हो गया। कि अब सपोज 1,500 के नीचे हो तो फेल हो, 2,000 के नीचे हो तो फेल हो, 2,000 के ऊपर हो तब भी फेल हो, पास कब हो? जब इक्वल टू 2,000 हो। तो इस तरीके की कंडीशंस हमें वहां पे लिखनी पड़ती है। अब है व्हाट इज SRS, तो मैंने आपको बेसिक बताया था, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब ये क्या होता है? फॉर्मल डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को बताना, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। फंक्शनल, देखो, व्हाट द सिस्टम मस्ट डू। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या? हाउ द सिस्टम मस्ट परफॉर्म। परफॉर्मेंस क्या? स्केलेबिलिटी, सिस्टम कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल, यूजेबिलिटी, ईज ऑफ एंड यूजर, रीडेबिलिटी, सिस्टम अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, मेंटेनेबिलिटी, ईज ऑफ मेंटेनेंस एंड अपडेट। What is DFD, data flow diagram, and what are its 4 basic symbols? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा फ्लो डायग्राम विद 4 सिंबल्स, ठीक है। प्रोसेस, एक्सटर्नल एंटिटी, डेटा सोर्स एंड डेटा फ्लो। देखो, डीएफडी डायग्राम के अंदर ना मेन कंपोनेंट्स मैं आपको बताता हूँ। जो सर्कल होता है ना, और उसको हम प्रोसेस को दिखाने के लिए यूज करते हैं। जो रेक्टेंगल होता है ना, उसको हम एक्सटर्नल एंटिटी को दिखाने के लिए परफॉर्म करते हैं। ओपन रेक्टेंगल या लाइंस जो होती है ना, वो डेटा स्टोरेज को दिखाने के लिए परफॉर्म होती है। लेबल्ड एरो जो होते हैं ना, वो डेटा फ्लो को दिखाने के लिए। एंड डीएफडी के लेवल होते हैं कुछ, जैसे लेवल 0, 1 एंड 2। 2 लेवल जो होता है ना, वो इस सब प्रोसेस को दिखाता है और फर्दर डिकम्पोज करके दिखाता है। लेवल 1 जो होता है वो सिस्टम ब्रोकन इनटू मेजर सब प्रोसेसेस को दिखाता है। एंड लेवल 0 जो है वो कंटेक्स्ट डायग्राम को दिखाता है, एंटायर सिस्टम एज वन प्रोसेस। What is difference between cohesion and coupling in software design? तो cohesion and coupling देखते हैं हम क्या होता है। cohesion क्या होता है? with module, और coupling क्या होती है? between module। अब वो देखेंगे हम कैसे। how related are the responsibility of a single module, ठीक है।
हर एक सिंगल मॉड्यूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरीके से वो रिलेटेड है, इसको हम कहते हैं कोहेंशन, क्योंकि ये विद इन मॉड्यूल होती है, ठीक है। बिटवीन मॉड्यूल क्या होता है, हाउ डिपेंडेंट ईच मॉड्यूल ऑन ईच अदर, मतलब अगर मेरा एक कोई फंक्शन है, एक कोई कोड का पार्ट है, वो दूसरे कोड के पार्ट पे कितना डिपेंडेंट है, किस तरह से डिपेंडेंट है, वो चीज़ देखना। 1 2 3, ये 2 इस पे कितना डिपेंडेंट है, इस पे कितना डिपेंडेंट है, ये इस पे कितना डिपेंडेंट है, इसको हम कहते हैं कपलिंग। और एक विद इन मॉड्यूल कोई चीज कितनी एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिंगल मॉड्यूल की, वो चीज उसको कहते हैं कोहेंशन। तो आप याद रखेंगे इसको प्रॉपरली पूरा। What UML diagram shows the dynamic interaction between objects over time। तो वो उसका आंसर प्रॉपर डायरेक्ट याद रखना है आपको, सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे रखा है प्रॉपर इसका टेबल, आपको ये याद करके जाना है। और जो मैं कहता हूँ याद करके जाना है, टेबल दे के रखा है, मीन्स कि वो आपको थ्योरेटिकल पार्ट प्रॉपरली है, तो उसको इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपको डिटेल में बता के। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो देखो जैसे एकदम बेसिक क्वेश्चन है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती है कि सिस्टम हमारा क्या करेगा, ठीक है। एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, जो कि टेक रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ये मान लो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। और जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है वो फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करेगा वो प्रोडक्ट, उस चीज को डिफाइन करना। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं व्हाट इज कोकोमो मॉडल यूज्ड इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कोकोमो होती है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, जो कि सॉफ्टवेयर के कॉस्ट को कंप्यूट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब देखो कोकोमो के भी लेवल होते हैं, जैसे बेसिक, इंटरमीडिएट और डिटेल्ड, ठीक है। अब रफ एस्टिमेशन फ्रॉम के लॉग्स, ये जो ना फॉर्मूला होता है, एफर्ट वगैरह हम निकालते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, सारी चीज़ें एफर्ट निकल पाती है। एड कॉस्ट ड्राइव्स एंड एट्रीब्यूट्स, और इसमें क्या होता है, फेज बाय फेज ब्रेक डाउन। अब इसका एफर्ट अगर निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए इंटू के लॉग और रेस टू पावर बी। अर्ली प्लानिंग स्टेज में इसको हम यूज करते हैं। और इंटरमीडिएट का जो फॉर्मूला होता है ना, इसको याद करके जाना, ठीक है। इस पे ना एक दो बेसिक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। आपको के लॉग दिया रहता है और एफर्ट निकालना रहता है। आपको यहाँ पे ई एफ दिया रहेगा, आपको बेसिक दिया रहेगा, एफर्ट निकालना रहेगा आपको। मीन्स अब वो डायरेक्टली नहीं दिया रहता, थोड़ा सा किलो लाइन ऑफ कोड वगैरह आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, क्या होता है। और बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, 2 3 न्यूमेरिकल भी कर लोगे काम हो जाएगा आपका। तो इसको 2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना है इस फॉर्मूला बेसिस पे। किलो लाइंस ऑफ कोड होता है के लॉग का मतलब। व्हाट इज फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस, एफपीए, and how does it measure size based on user visible functionality, language independent। तो एफपीए के कंपोनेंट्स होते हैं, पता है आपको, 5। एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल क्वेरी, इंटरनल फाइल, एक्सटर्नल इंटरफेस। एंड डिस्क्रिप्शन थ्योरेटिकल वे में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। What is risk management in software project and what are its 4 steps। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और उसके 4 स्टेप क्या होते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है, अगर हमें पता है कि किसी तरीके से किसी सॉफ्टवेयर में कोई भी कमी आने वाली है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। क्या उसको मैनेज कैसे करके चल रहे हैं, तो उसके स्टेजेस होते हैं, पता है क्या। पहले हमें आइडेंटिफिकेशन देखना है, फिर हमें एनालिसिस देखना है, फिर हमें प्लानिंग करनी है, फिर हमें मॉनिटरिंग करनी है। तो हमें चारों स्टेप याद रखने हैं। What is Gantt chart and how does it differ from the PERT chart। तो देखो गैंट चार्ट जो होता है वो टाइमलाइन बाहर होता है, राइट। इसको हम इस तरीके से कुछ बनाते हैं, कोई प्रोसेस आया, कब गया, क्या हुआ, सारी डिटेल्स इसमें लिखी होती है। एंड पर्ट चार्ट इज डिपेंडेंसी नेटवर्क प्लस क्रिटिकल पाथ। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं गैंट चार्ट और पर्ट चार्ट में। यहाँ पे बार लाइन टाइम लाइन्स और यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम नोड एरो। अब शेडो शोज में क्या होता है, क्या टास्क ड्यूरेशन दिखती है और शेड्यूल दिखता है। एंड यहाँ पे टास्क डिपेंडेंसी और सीक्वेंसेस दिखता है। क्रिटिकल पाथ नॉट डायरेक्टली विजिबल, यहाँ पे आइडेंटिफाइज क्रिटिकल पाथ क्लियरली। यहाँ पे फिक्स्ड सिंगल एस्टिमेट, यहाँ पे 3 एस्टिमेट, ऑप्टिमिस्टिक भी देता है, मोस्ट लाइकली भी, और ये पेसिमिस्टिक भी। एंड यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम हमें मिलता है O+4M+P/6। बेस्ट फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस विजुअली, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विथ मैनी डिपेंडेंसीज। अब क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी
assurance. And how it is different from testing? Software quality assurance is prevent defects and processes. Testing क्या होती है? Find defect in products. What are four types of software maintenance? एक देखो करेक्टिव होता है, अडाप्टिव होता है, और यहाँ पे परफेक्टिव होता है और प्रिवेंटिव होता है। ठीक है, आपको करेक्टिव का क्या पर्पस होता है? बग को फिक्स करना प्रोडक्शन में। अडाप्टिव का मॉडिफाई फॉर चेंज्ड एनवायरनमेंट। परफेक्टिव का ऐड न्यू फीचर, इंप्रूव एग्जिस्टिंग। और प्रिवेंटिव का रिफ्रैक्ट टू प्रिवेंट फ्यूचर इश्यूज। ठीक है, ट्रिगर कब होते हैं? एक बग रिपोर्ट होने पे, एक ओएस रेगुलेशन प्लेटफॉर्म चेंजेस पे, एक यूजर की रिक्वेस्ट और बिजनेस ग्रोथ पे, एक कोड क्वालिटी और इनिशिएटिव पे। मैं सोचता हूँ थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करूँ, बट क्या कर सकते हैं, एसडीएलसी जैसे कंसेप्ट में थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत होते हैं। एक बस वो कोकोमो मॉडल जो होता है ना, उसी में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, बाकी ज़्यादा न्यूमेरिकल होते नहीं है एसडीएलसी टाइप में। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड व्हाट डज इट इंक्लूड? तो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर चेंजेस मीन्स वर्जन कंट्रोल, बिल्ड करना, चेंजेस ट्रैक करना, रिलीज करना, ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अब आप पढ़ भी सकते हो वर्जन कंट्रोल वगैरह का क्या मतलब होता है, कैसे करते हैं। गिट वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा वहाँ पे कोड किस तरीके से कंट्रोल होता है। मैं अपने डिटेल में नहीं जा रहा। सपोज किसी ने आज कोड पुश किया गिट पे, अब वो नेक्स्ट डे पे वो रिवर्ट लाना चाहता है, तो वहाँ पे उस वर्जन को वो रिवर्ट बैक ला सकता है, नए चेंजेस करके दोबारा पुश कर सकता है। अब कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन का डिफाइन व्हाट आइटम आर अंडर कंट्रोल। ठीक है, अब चेंजेस कंट्रोल के अंदर फॉर्मल प्रोसेस टू अप्रूव और रिजेक्ट चेंजेस। तो मैं क्या पढ़ूँ, स्टडी रीड करने की चीज़ नहीं है ना, तो इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा, आप स्टडी कर लेना है इसको। इन गिट वर्जन कंट्रोल व्हाट इज की डिफरेंस बिटवीन गिट मर्ज एंड गिट रीबेस? देखो फिर से वही क्वेश्चन, मर्ज का मतलब क्या होता है? प्रिजर्व फुल हिस्ट्री। ठीक है, जब हम गिट मर्ज चलाते हैं ना तो हमारी पूरी हिस्ट्री को प्रिजर्व करता है। लेकिन रीबेस में क्या होता है? रीराइट हिस्ट्री लीनियरली। अब रीबेस हम कब यूज़ करते हैं? फालतू की हिस्ट्री भी ना बढ़ती हुई चली जाती है वहाँ पे जब हम गिट मर्ज यूज़ करते हैं, तो इससे बचने के लिए हम रीबेस का भी यूज़ करते हैं। और रीबेस काफ़ी आपने देखा होगा सीनियर लेवल यूज़ करते हैं, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। बाकी जो फ्रेशर होते हैं वो हर चीज़ में ही गिट मर्ज का यूज़ करते हैं। बाकी गिट की कुछ और कमांड्स भी है, गिट इनिट, क्लोन, ऐड, कमिट, पुश, पुल, ब्रांच, मर्ज, रीबेस, स्टैश। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, मुंह पे रटी होनी चाहिए इनकी कमांड्स। व्हाट इज़ फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न? ये होता है क्रिएशनल पैटर्न, क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग एग्जैक्ट क्लास। अगेन मैंने ना आपको यहाँ पे कुछ और पैटर्न्स भी दिए हैं, जैसे सिंगलेटन फैक्टर, एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर, बिल्डर, अडाप्टर, फैकेड एंड ऑब्जर्वर, स्ट्रेटजी, टेम्पलेट। तो आपको इनको पढ़ के जाना है। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कपलिंग टाइप्स, डेटा कपलिंग एंड कंटेंट कपलिंग? तो बहुत ईजी होता है। डेटा कपलिंग जो होती है वो बेस्ट होती है और मिनिमल होती है। कंटेंट कपलिंग जो होती है वर्स्ट होती है, एंड डायरेक्ट इंटरनल एक्सेस होता है क्योंकि इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे कपलिंग के टाइप्स कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने आपको दिए हैं स्टडी करने के लिए। नो कपलिंग, डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल, एक्सटर्नल, कॉमन, कंटेंट। तो ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। अब यहाँ पे आपको जैसा पता है मैं अपने हर शॉर्ट नोट्स के अंदर एक लास्ट में क्विक नोट शेयर करता हूँ, जहाँ पे आपको क्विक रिविजन आपको पूरे सब्जेक्ट की हो सकती है डायरेक्टली विद इन 25 स्टेप्स। तो आप इसको पढ़िए, एंड अगर आपको वीडियो फिर से बोलूँगा 1% भी अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आप इस पॉइंट तक रुके हैं, मीन्स कि हाँ आपको कुछ तो ज़रूर इंटरेस्टिंग लगा हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।